हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम अपने यूपी पीईटी के मॉक टेस्ट की सीरीज का अगला मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। ठीक है, कि अब मेरा आपसे सजेशन यही है कि आपके पास जितना भी समय है उसमें आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। फुल मॉक टेस्ट दीजिए या सिलेबस के अकॉर्डिंग दीजिए, एक एक का अलग अलग सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। ठीक है, क्योंकि समय जो है वो अब मॉक टेस्ट देने का ही है। तो फिर शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न के साथ, लेकिन उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। आपसे पूछा जा रहा है 1838 में स्थापित जो भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था। ऑप्शन है आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन जो है वो 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। ठीक है, और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। और किसके द्वारा, किसने की थी? तो इसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में 1838 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था इसका जमींदारी एसोसिएशन, जो कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं कि निम्नलिखित में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो शासक था उसकी सीमाएं उत्तर में चीन, ठीक है, उत्तर में चीन से लेकर दक्षिण में विंध्य तक, उत्तर में चीन से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर और पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैली थी। ठीक है, जो सीमाएं थी वो उत्तर में चीन की तुर्फान से और दक्षिण में विंध्य पर्वत और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक कुषाण वंश की सीमाएं फैली थी। ये एक ऐसा वंश था जिसकी साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो भारत के बाहर तक फैली थी। तो आपका राइट आंसर है कुषाण वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार भगत सिंह या एनी बेसेंट। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, इनके जो सामाजिक कार्यों को देखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर द्वारा ये कहा गया था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, क्योंकि जहांगीर जो था वो चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। ठीक है, उसे चित्रकला जो थी वो बहुत अधिक पसंद थी। उसके शासनकाल में चित्रकला चरम पर थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन है मीरा कुमार, चरणजीत सिंह अटवाल, के.आर. रहमान खान या अरुण जेटली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15वीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपकी लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, और 15वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी मीरा कुमार। यहाँ पर मीरा कुमार आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ये आपसे पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। ऑप्शन है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या थाईलैंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ली गई है और सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में ही लागू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक वो होता है राष्ट्रपति होता है, और तीनों सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा या राज्यसभा में विपक्ष के नेता द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर है
संसद की सम्मिलित जो बैठक होती है संसद की, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा का सुझाव जो है वो प्रस्तावित किया था। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय द्वारा। और 1935 में इसे सही प्रकार से लागू किया था। 1934 में किसने सुझाव प्रस्तावित किया था? वो आपके एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय जो हैं उन्होंने सुझाव प्रस्तावित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे कि माना दर्रा स्थित है। आपसे पूछा जा रहा माना दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है आपका माना दर्रा। और उत्तराखंड में भी कहाँ है? तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो वहां पर स्थित है माना दर्रा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर स्थित है आपका उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है माना दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चिनाब या कावेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुलहस्ती बिजली स्टेशन परियोजना जो है वो आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। ये 390 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, 390 मेगावाट की परियोजना है ये। और ये जम्मू कश्मीर के कहां पर स्थित है? चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, चिनाब दुलहस्ती बिजली स्टेशन जो है वो चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 3 अधिकतम कितने कैसे एक राज्य आपसे पूछे हैं क्रम से कि 3 अधिकतम आबादी वाले राज्यों का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सबसे पहले आएगा, उसके पश्चात महाराष्ट्र, फिर आपका आ जाएगा बिहार। ये जो तीनों हैं नंबर वाइज वह वो क्रम में सही है। सबसे पहले आपका जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार अधिकतम आबादी वाले राज्यों का सही क्रम है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है कुडप्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विद्य तंत्र या धारवाड़ तंत्र। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ तंत्र। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र जो है वो धारवाड़ तंत्र है, जहां पर आपको लोहा, ठीक है, लोहा, तांबा, सोना आदि खनिज जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, कहां पर? धारवाड़ तंत्र में आपको लोहा, तांबा, सोना और एक और क्रोमियम खनिज अधिक मात्रा में मिल जाएगा। ये धारवाड़ तंत्र भारत का सबसे खनिज संपन्न चट्टाने जो है वो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस का सहयोग दिया था इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में। ठीक है, किसने सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चंस वो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, इसीलिए। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? आपसे पूछा जा रहा है अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र में आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका सर्वाधिक योगदान होता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो बैंकिंग आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, बीमा आ जाता है आपका, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, परिवहन, शिक्षा और जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं ये भी आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक योगदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। आपसे ये पूछा जा रहा है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का आपको वो बताना है नाम। ठीक है, कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड या सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सिंदूर को रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इसका जो प्रतीक HGS, किससे इसे डिनोट करते हैं? तो HGS से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो पानी में होता है वो अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है सिंदूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर या असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के जो राज्य हैं उत्तर से दक्षिण, उनका सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है थाइमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लोविन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। क्या होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम? थाइमीन आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। और आपको मुझे ये बताना है विटामिन बी जो है वो किसमें घुलनशील होता है? विटामिन बी किसमें घुलनशील होता है? किसमें घुलनशील है विटामिन बी? वसा में या जल में? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि विटामिन बी किसमें घुलनशील होता है, वसा में या जल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1939, 1949, 1959 या 1969। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूरदर्शन की स्थापना 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 15 सितंबर 1969 में दिल्ली में की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी स्थापना दूरदर्शन की। कब की गई थी? 15 सितंबर 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पणजी जो है वो आपकी गोवा की राजधानी है। किसकी? गोवा की राजधानी है पणजी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे कि निम्न में कौन सी पर्वत चोटी जो है वो भारत में है? अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट या नामचवरवा। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कामेट पर्वत चोटी जो है वो आपकी उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में पड़ती है, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम या आर्यभट्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्यभट्ट जो है वो गुप्त काल के प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री रहे थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त के शासन काल के प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आर्यभट्ट है, इन्होंने ही शून्य की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है भारत का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कितना घनत्व? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह हो आपका ऑप्शन नंबर बी। केरल में भारत का एक राज्य है केरल, जहां पर शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 1947, 1948 या 1950 या 1952। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 3 अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का प्रथम लिथियम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपका झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रथम लिथियम प्लांट जो है वो गुजरात में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में स्थापित किया है। और किसके? जो तोशिबा कॉर्पोरेशन है, तोशिबा कॉर्पोरेशन प्लस डेंसो कॉर्पोरेशन और प्लस मारुति सुजुकी कॉर्पोरेशन
के संयोग से के बीच जो है, तब एक नाम क्या है, टीडीएस लिथियम आयन बैटरी लिथियम प्लांट जो है, किस नाम से, टीडीएस लिथियम आयन बैटरी, भारत का प्रथम लिथियम प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया। ठीक है, टीडीएस से तोशिबा, डी से डेंसो, मार्क्यूस एस से सुजुकी। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के, इन तीनों ने मिलकर ही इस लिथियम प्लांट का स्थापना की है। ठीक है, कहां पर, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, काला नमक चावल या बुद्ध चावल किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो काला नमक चावल या बुद्ध चावल का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और नेपाल के तराई क्षेत्र में ये काला नमक चावल या बुद्ध चावल, क्योंकि ये बुद्ध के समय का है इसीलिए इसे बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। तो किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ, कैस्कोग्राफ, किस्कोग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ। ठीक है, हृदय संबंधी धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण आपका कार्डियोग्राफ होता है। ठीक, कार्डियोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका? पोमोलॉजी का अंतर्गत फलों के अध्ययन। और फूलों का तो बता दें आपका फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। साग सब्जियों का अध्ययन हो जाएगा ओलेरिकल्चर। ठीक है, साग सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर और वनों का सिल्वोलॉजी, वनों के अध्ययन को सिल्वोलॉजी कहते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी आ जाए तो आप बता दीजिएगा। फूलों का फ्लोरिकल्चर, साग सब्जियों का ओलेरिकल्चर, वनों का सिल्वोलॉजी और फलों को पोमोलॉजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, और क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए सेशन तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जीके के बेस्ट मॉक टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो किस वेद को कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या अजुर्वेद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में संगीत के अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कि सनी डेज किसकी रचना है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर कर्ण सिंह, भारतेंदु, सुनील गावस्कर या आर्थर कोइसलर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनी डेज जो है वो सुनील गावस्कर की रचना है। किसकी? सुनील गावस्कर की रचना है सनी डेज। इन्होंने बचपन से लेके अपने पूरे क्रिकेट की यात्रा का वर्णन किया है सनी डेज में। चलिए क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ये आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्व घोष द्वारा रचित है बुद्ध चरित्र। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? अश्व घोष के द्वारा रचित है बुद्ध चरित्र। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, हाल ही में 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, सीआरपीएफ या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 85वां, ठीक है, कितना 85 या 85वां जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब? 27 जुलाई 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एशले गार्डनर, स्मृति मंथना, ब्रेंडा क्लार्क, एमी जोन्स। तो आपका राइट आंसर है एशले गार्डनर। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले गार्डनर। उन्हें महिला क्रिकेट जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ठीक है, जिसे एशले गार्डनर को। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील छेत्री या नीरज चोपड़ा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग ने अपने नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर 37 है,
हाल ही में किस सुंदरी, सॉरी क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन नंबर नहीं, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? अलका जैन, गायत्री चौधरी, पियन सेन या मानसी शर्मा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियन सेन, जो कि राजस्थान की हैं। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की हैं प्रियन सेन। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में मनाया गया था 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया ही जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट जिसको भी पता है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं कि हाल ही में होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बना है, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अभी हाल ही में 42वां स्थल जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है, होयसाला मंदिर, वो आपका पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट है, कर्नाटक में पड़ता है आपका होयसाला मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा आपका कि कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, रेमन मैग्सेसे को। और इसमें दिया गया है 2023 में 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें भारत की तरफ से डॉक्टर रवि कन्नन को, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, किसे? डॉक्टर रवि कन्नन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 आपका हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6 देशों को, जो हाल ही में ब्रिक्स समूह हुआ था, उसमें 6 देशों को नए सदस्य के रूप में चुना गया। वो 6 देश हैं कौन से? तो है आपका ईरान आ गया इसमें, अर्जेंटीना आ जाएगा, अर्जेंटीना, ठीक है, आपका इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट भी आ जाएगा आपका, यूएई आपका है इसके अंतर्गत आप आ जाएगा, और सऊदी अरब, सऊदी अरब। ये 6 देश जो हैं, इन्हें अब ब्रिक्स समूह जो है वो शामिल कर लेगा सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, 1 जनवरी 2024 में ये ब्रिक्स समूह में देश जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, ये 6 देश। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? तो आपको बता दें कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो स्कूल खोला गया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी केरल में खोला गया है, और केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है इस स्कूल को, एआई पर आधारित जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित बरनावा का किला किस काल में बनवाया गया था? ये किला जो है आपसे पूछा है, बरनावा का किला जो कि मेरठ में स्थित है, ये किस काल का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो किला है वो महाभारत काल का है। कहाँ का? महाभारत काल का लाक्षा ग्रह के आसपास का ये किला है, बरनावा किला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये किला जो है वो महाभारत काल में बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 आपका बहलोल लोधी 1448 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अधिकार कर लिया था बहलोल लोधी ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था 1448 में। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स फिनेट, जेम्स प्रिंसेप, अल्बेरूनी या जहांगीर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले प्रयागराज के स्तंभ लेख को पढ़ा। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 से संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था? तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपको नजर आ रहा है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1926 में लखनऊ में है ये आपका संगीत महाविद्यालय। 1926 में लखनऊ में किसके द्वारा? विष्णु नारायण के द्वारा की गई थी। ठीक है, विष्णु नारायण के द्वारा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा आपका कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है। किस क्षेत्र से?
बुंदेलखंड के क्षेत्र से लोकनृत्य राहुला का संबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर एस भंडार नायके, जिनका पूरा नाम है श्रीमावो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1960 में। कब बनी थी? 1960 में ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, श्रीमावो भंडार नायके या एस भंडार नायके। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या 22 मार्च? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इस बार की 2023 की थीम थी आई लव स्पैरो। क्या थीम थी इस बार? आई लव स्पैरो विश्व गौरैया दिवस की थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 ले लेंगे अपना हम कि स्वेज नहर जो है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपका तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो स्वेज नहर है वो मिस्र में स्थित है और इसकी एक खासियत तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।